नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात अखिलेश राजभर की लड़ाई जो टिकट बेचने पर आ गई है, क्योंकि आज अखिलेश यादव काशी पहुंचे, जहां उन्होंने राजभर से लेकर शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। तो एक सख्त संदेश अखिलेश यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को भी दे दिया, ये कहते हुए कि जो भाजपा का साथ निभाएगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब बात रोजगार के आंकड़ों पर आई तो अखिलेश ने महंगाई, दूध दही के टैक्स की बात जोड़ दी। मतलब पूर्वांचल की धरती से अखिलेश ने 24 का संदेश दे दिया। तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। ये डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। अखिलेश राजभर की लड़ाई एसी से टिकट बेचने पर आई। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। चाचा पर भतीजे का तूफानी अटैक, रामपुर आजमगढ़ में फिर होंगे बैग। वो हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। क्रॉस वोटिंग पर सख्त अखिलेश, धोखेबाजों को आजादी वाला संदेश। बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। कांवड़ियों के सम्मान में अखिलेश उतरे मैदान में। कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। रोजगार के आंकड़े पर प्रहार, कितनों का सपना हुआ साकार। बाईस करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली। इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2024 की तैयारी, 2 साल बाकी, काशी जिताएगी बाजी। जब उपचुनाव खत्म हुए थे तो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर एसी वाला तंज कसा था, लेकिन अब अखिलेश ने जो आरोप राजभर पर किया है उससे सूबे की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अखिलेश ने राजभर पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा पर कभी टिकट बेचने के आरोप नहीं लगे। लेकिन जब राजभर से हाथ मिलाया तो ये आरोप भी लग गए। जब अखिलेश के इस आरोप पर पलटवार करते हुए सुभाषपा ने मोर्चा खोला और टिकट बेचने का आरोप अखिलेश के नवरत्न पर लगा दिया, जिनका नाम राजभर पहले से लेते रहे।
भले ही लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त हो, भले ही दूसरे राजनीतिक दल अपनी रणनीति ना बना पाए हों, लेकिन अखिलेश यादव अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा किया, अखिलेश ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। क्योंकि कन्नौज, सैफई और इटावा को नापने के बाद गुरुवार को अखिलेश पूर्वांचल पहुंचे, जहां से भाजपा ने जंग को अपने पाले में झुकाया था। अब उसी काशी से अखिलेश ने अपने सभी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सबसे ज्यादा निशाना ओम प्रकाश राजभर पर साधा, जिन पर अखिलेश ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। अब अखिलेश के इस बयान पर सियासत भी खूब गर्म है। सुभाषपा ने पलटवार करते हुए टिकट बेचने का आरोप अखिलेश यादव के नवरत्नों पर लगा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी के अगल बगल नवरत्न हैं जो यह काम करते हैं, और यह काम नहीं किए होते तो पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक जो टिकट बटे हैं, एक एक टिकट पर जो इन्होंने सौदा किया है, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हारने वाले को कैंडिडेट को टिकट दिया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने राजभर की एसी वाले बयान पर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, ऐसे बयान किसको खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, ये सबको पता है। एसी क्या है? मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे। अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर ही अखिलेश यादव के खिलाफ शब्द बाण छोड़ रहे थे, लेकिन आज जब अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। अब अखिलेश यादव के इन आरोपों का जवाब देने के लिए ओम प्रकाश राजभर तो नहीं सामने आए, लेकिन अरुण राजभर ने अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। अरुण राजभर का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल अखिलेश यादव के जो नवरत्न हैं, उन्होंने पैसे लेकर दूसरों को टिकट दिए, और अब बात सुभाषपा के लिए कही जा रही है, जो ठीक नहीं है। अरुण राजभर ने यह भी कहा कि ज़्यादातर जो सीट उनको दी उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, और जो अखिलेश यादव के नवरत्न हैं उन्होंने उन लोगों का पहले खूब इस्तेमाल किया, जब वो उनके इस्तेमाल लायक नहीं रहे तो उन्हें सुभाषपा के सिंबल पर टिकट दिला दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा संदेश क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को दिया, क्योंकि जिस तरह से राजभर और शिवपाल को अखिलेश ने आजाद किया, अब यही बात अखिलेश ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के लिए इशारों में कह दी है। बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। हालांकि अखिलेश ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन समझने वाले समझ गए कि इशारा किधर था। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में सपा के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब उन पर समाजवादी पार्टी एक्शन लेने के मूड में है, जिसकी आहट अखिलेश यादव के इस बयान से समझी जा सकती है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब वो शिवपाल यादव यानी अपने चाचा का सम्मान नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि दरअसल बीजेपी ही जो गठबंधन टूटा है उसके पीछे है, क्योंकि उसने गठबंधन दल के सहयोगियों को डराया, जिसके चलते उनका गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, दरअसल अगर उन्हें लगता था कि वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने चिट्ठी जारी की और ये कहा कि अब वो स्वतंत्र है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव खुलकर अटैक कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब बेबाकी से दे रहे हैं, क्योंकि जिस रामपुर और आजमगढ़ की हार पर तमाम सवाल उठ रहे थे, उन सभी पर अखिलेश ने ये कहते हुए विराम लगा दिया कि आने वाले समय में ये दोनों सीटें फिर से सपा के पास होंगी। वो हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। अब ये अखिलेश का आत्मविश्वास है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि काशी की धरती से अखिलेश ने बड़ी लकीर खींच दी है,
क्योंकि सवाल सिर्फ गंवाई हुई सीटों का नहीं, सवाल लोकसभा का है, जहां सपा की साइकिल पिछले 2 चुनाव में 5 से आगे नहीं बढ़ पाई है। वाराणसी और जौनपुर से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। अब बात रोजगार के नए आंकड़े की, जिसने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने रोजगार के नए आंकड़े दिए हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। कहा कि रोजगार मिल नहीं रहा, महंगाई आसमान छू रही है और टैक्स की वसूली के लिए दूध दही पर टैक्स लगाया जा रहा है। दरअसल रोजगार के आंकड़े पर समूचा विपक्ष हमलावर है, लेकिन बात उस वक्त बढ़ गई जब भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने इस पर भी तंज कस दिया। जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, उनके हिस्से हार और सिर्फ हार ही आई। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अब 24 की जंग के लिए अखिलेश फिर से नए सिरे से रणनीति तैयार करने लगे हैं। क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है, वहीं सपा के साथ रहकर सपा पर निशाना साधने वालों का हिसाब भी पूरा कर दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां ओम प्रकाश राजभर से रिश्ता तोड़ा, वहीं अपने चाचा शिवपाल यादव का भी हिसाब पूरा कर दिया। वहीं जब अखिलेश ने शिवपाल के नाम आजादी वाली चिट्ठी जारी की थी, तो शिवपाल ने अखिलेश को पार्टी से निकालने का चैलेंज दिया था। उस पर अब अखिलेश ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि चाचा जहां जाएं जा सकते हैं या फिर दोबारा अपनी पार्टी मजबूत कर सकते हैं। चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। दरअसल जितनी टेंशन अखिलेश की भाजपा ने बढ़ा रखी है, उससे ज्यादा मुश्किलें शिवपाल ने खड़ी कर दी हैं। लेकिन अब अखिलेश इस चैप्टर से आगे बढ़ गए हैं और अब आलम यह है कि अखिलेश धर्म के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रख रहे, क्योंकि कांवड़ियों पर बरसे जो फूल ओवैसी को शूल की तरह चुभे थे, उस पर सवाल भी उन्होंने उठाए थे। लेकिन जब ये बात अखिलेश से पूछी गई तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी और ये कह दिया कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है, और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। अखिलेश का ये जवाब ओवैसी के साथ साथ उन तमाम दलों के लिए था जो धर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, दूध दही पर टैक्स जैसे मसलों पर ऐसा निशाना साधा कि बात सीधी रोजगार पर आ गई। बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? दरअसल रोजगार पर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 8 साल में 22 करोड़ आवेदन और 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। अब इसी आंकड़े पर अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया। कहूंगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली। यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है। लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि सवाल उठाने वाले सिर्फ अखिलेश यादव नहीं हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भी
ट्वीट कर इस पर निशाना साधा और 1 करोड़ खाली पदों को ना भरने पर चुभता हुआ तंज कसा। मतलब विपक्ष के हाथ नया मुद्दा लग गया है, क्योंकि जो बात आंकड़ों से शुरू हुई वो दूर तलक जाएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि बेरोजगारी में जो आंकड़ा देश में 6.7 है, वो यूपी में सिर्फ 2.8 है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस बयान की जिसने पूरे देश की सियासत में भूकंप ला दिया। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन की, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा तो भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की माने तो जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के लिए आया, तब से कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपत्नी निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। मैं इस पाखंडियों के साथ और पाखंडियों के सामने मैं क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। महामहिम का अपमान, अधीर रंजन के बयान पर घमासान। माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। अधीर रंजन ने मांगी माफी, भाजपा बोली नहीं है काफी। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी। सड़क से संसद तक ये संग्राम लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के दिए उस बयान पर खड़ा हो गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपत्नी बता दिया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन के इसी बयान पर पूरे देश की सियासत गर्म है, क्योंकि गुरुवार को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा कांग्रेस के ऊपर हमलावर नजर आई। हालांकि अधीर रंजन ने इस बयान पर माफी मांग ली। हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल दिया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। लेकिन बात महामहिम द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी थी, इसलिए इतनी जल्दी इसे कैसे खत्म किया जा सकता था, क्योंकि जिसे कांग्रेस जुबान फिसलना बता रही थी, उसे भाजपा सोची समझी सोच बता रही थी, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर लोकसभा में उस वक्त देखने को मिली जब माफी मांगने को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस हो गई। केंद्र बनी कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी माफी मांगने को कह रही थी। साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी ओर से साफ कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि वो अपने बयानों के लिए माफी मांगते हैं और अगर राष्ट्रपति इससे आहत हुई है तो वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो माफी नहीं मांगेंगे। किसी ने इसे गिरी हुई मानसिकता बताया तो किसी ने इसे द्रौपदी मुर्मू का अपमान। भाजपा चौतरफा हमलावर नजर आई। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के
संविधान का अपमान है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा। अधीर रंजन ये कहने के स्थान पर कि मुझसे गलती से निकल गया, गलती से तो नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने इस शब्द का उच्चारण 2 बार 3 बार किया। और देखिए, वो अपनी भाषा बंगला बहुत ही संपन्न भाषा है। इस पूरे एपिसोड में सपा कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जब माफी मांग ली है तो फिर विरोध कैसा। उनकी जबान से कुछ निकल गया, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, ये भी कहा मुझसे चूक हो गई। जब ये बात कह दी उन्होंने, तो अब इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान दिया गया हो। 16 जुलाई को तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति तो चाहिए नहीं। 13 जुलाई 2022 को कांग्रेस नेता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर अनुसूचित जातियों की खराब स्थिति का हवाला दिया था। अप्रैल 2019 में कांग्रेस नेता उदित राज ने रामनाथ कोविंद को लेकर विवादित बयान दिया था। 2011 में अमीन खान ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब महामहिम को लेकर विवादित बयानों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस बार जो बात शुरू हुई वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, जिसका एहसास कहीं न कहीं कांग्रेस को भी है। यही वजह है कि कांग्रेस डिफेंस मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 2 सीट 12 दावेदार भाजपा की रणनीति तैयार, क्योंकि 11 अगस्त को विधान परिषद की 2 सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए आज भाजपा कोर ग्रुप की बड़ी मीटिंग हुई। इसमें 12 नाम पर चर्चा हुई, लेकिन 2 नाम कौन होंगे इस पर मुहर नहीं लगी। और सवाल बड़ा है कि वो 2 नाम कौन से होंगे, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 सीट 12 दावेदार, भाजपा की रणनीति तैयार। उपचुनाव के बाद विधान परिषद की जंग फिर छाएगा भगवा रंग। दो 2022 का साल जब से शुरू हुआ, भाजपा एक के बाद एक जीत के नए मापदंड गढ़ती जा रही, क्योंकि इससे पहले विधानसभा की जंग जीतकर 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उपचुनाव की जंग में रामपुर और आजमगढ़ जैसे किले जीते और अब विधान परिषद में भाजपा खुद को और ज्यादा मजबूत करने जा रही, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो भाजपा ने पहले ही पार कर लिया था। लेकिन अब भाजपा की नजर 11 अगस्त को होने वाले एमएलसी चुनाव पर है, जहां 2 सीटों पर चुनाव होना है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही। लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।